प्रवीण जी को ट्विटर पे बहुत सारे लोग इनको स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट के हैंडल के नाम से जानते हैं। सो प्रवीण जी, वेलकम टू आवर शो। आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर सही से मैनेज कर लिया तो आपके 4 से 5% CAGR ऑन 10 ईयर बेसिस तो वैसे ही बढ़ जाते हैं। मार्केट साइकिल्स का सीधा कनेक्शन आपका जो रहता है वो रहता है बिजनेस साइकिल्स के साथ। आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द चार्ट्स और पैटर्न्स एंड बिलीव मी, जितने पैटर्न्स उस टाइम पे मैं पढ़ सकता था सर सबके बारे में पढ़ा और सीखा। मतलब आई दैट टाइम जो भी हो, कैंडल स्टिक से मूविंग एवरेज, जो भी बेसिक से लेकर होते हैं, राइट, सब हम पढ़ डाले। राइट, बाद में समझ में आया कि सारे काम नहीं करते हैं, आपको 3-4 पैटर्न ही बहुत है। ऐसा लगा कि यार ये कंपनी तो कहीं नहीं जाएंगी, गिरेगी नहीं, होता ना, मतलब एट एवरी पीक ऑफ बुल मार्केट यू थिंक कि मेरी कंपनी नहीं गिर सकती या ये तो गिरेगी नहीं, ये तो अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो लेकिन वो उनमें से एक दो कंपनी इतनी गिरी कि वहां से समझ में आया कि यार ये कोई साइकिल एक चीज होती है। हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ द लाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। फ्रेंड्स, इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकें। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो गेस्ट है वो मार्केट में लगभग पिछले 12 साल से एक्टिव है। कॉर्पोरेट में काम करने के बाद कॉर्पोरेट्स में जैसे कि एडिडास, नाइकी, इन जैसी कंपनीज़ में काम करने के बाद इन्होंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ दिया और फुल टाइम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और साथ में ही अपना जो स्टॉक मार्केट एजुकेशन वाला बिजनेस है उसमें भी काफ़ी रुचि रखते हैं। ही इज़ वेरी मच पैशनेट अबाउट टीचिंग पीपल। तो आज हम इनसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि मार्केट साइकिल्स। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स एज वेल। मैं भी मार्केट साइकिल्स में बहुत विश्वास रखता हूँ और बहुत सारी स्टडीज़ भी हमने की है। सो पर्सनली ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हिम। सो लेट्स वेलकम प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी, वेलकम टू आवर शो। प्रवीण जी को ट्विटर पे बहुत सारे लोग इनको स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट के हैंडल के नाम से जानते हैं। सो प्रवीण जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू। So thank you, Apurva, first of all, and thank you for having me in this show. And it is my pleasure to share my knowledge in such a platform where you are, educating a lot of people every week, or I would say every day. And when I personally got invited for this particular program, I was very excited, and I thought कि whatever knowledge I have, whatever experience I have, particular to a topic, तो क्यों ना एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाए सो दैट बहुत लोगों को उससे हेल्प मिले। एट द सेम टाइम वी आल्सो लर्न न्यू थिंग्स। सो आई होप वट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द साइकिल्स, तो जरूर लोगों को जरूर पसंद आएगा और कहीं ना कहीं दे इट विल हेल्प अस, इट विल हेल्प देम। श्योर, डेफिनेटली। सो इसके पहले कि हम मार्केट साइकिल्स वाले टॉपिक पे जाए, आपके बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। सो जो ये आपका ट्विटर हैंडल है स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट, इसके बारे में एक चीज़ बताइए कि ये हैंडल ऐसा आपने क्यों चुना, और दूसरा आपकी जो जर्नी है अब तक की, लाइक राइट फ्रॉम योर कॉलेज डेज टिल ईयर, एंड आप कैसे मार्केट्स में इंट्रोड्यूस हुए, आपने कैसे अपनी जो एक स्पेसिफिक स्टाइल है इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की ये आइडेंटिफाई की, और कैसे आप आगे बढ़े। सो दोनों ही चीज़ों के बारे में बताइए। तो आई गेस लाइक एवरीवन, बड़ी एक्साइटिंग एज वेल एज स्ट्रगलिंग जर्नी रही है, स्पेसिफिकली द इनिशियल फेज। एंड बट ये बात है कि पूरी जर्नी में एक्साइटमेंट हमेशा रहा है, बहुत नई नई चीजें, नई नई सारी चीजें। सो आई गेस आई एम अ पर्सन जिसका फाइनेंस से कोई नाता था नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड इन 2013 आई गॉट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। मेरे एक दोस्त थे जयपुर में। सो वो आईसीआईसी सिक्योरिटीज में काम करते थे। तो he used to see lot of charts, lot of फंडामेंटल थिंग्स एंड ऑल। उस टाइम पे तो हमें नहीं पता होता था कि क्या है। बेसिक आइडिया होता था कि मार्केट में कंपनियां लिस्टेड होती हैं, प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, बट देयर वाज नो आइडिया कि यहाँ पे काम कैसे होता है।
सो हम्म। उसको कई बार मैंने ऑब्जर्व करा, देखता रहा, और मैं हमेशा उससे पूछता रहता था। तो मेरे को लगा, यार ठीक है, मार्केट है, तू बिजी रहता है, तेरे काम नहीं आएगा इतना, या जो भी है। राइट, इट इज फॉर पीपल जिनको इन्वेस्ट करना है, यू शुड स्टार्ट विद द म्यूचुअल फंड। तो एक दो बार ऐसे बात हुआ, फिर एक बार थोड़ा सीरियसली मैंने सोचा, कि जब बात होने लगी कि इफ यू रिमेम्बर, जब मोदी जी का अनाउंसमेंट हुआ था इन 2013, कि ही इज वो गोइंग टू बी पीएम द पीएम फेस फॉर पीएम बीजेपी। फेस फॉर बीजेपी, तो काफी बातें होने लगी कि अगर वो ऐसे पीएम आ जाएंगे तो जो मार्केट की बुरी हालत है वो खत्म हो जाएगी, और शायद काफी एक इकोनॉमी ठीक कर सकती है। काफी एक होप आ गया। तो उस टाइम पे बड़ा डल मार्केट होता था, आई आई बिलीव, जब मैं मार्केट को वॉच किया करता था। और आई रिमेम्बर, रुपी गिरता था तभी। हर दिन ये वो न्यूज आती थी 13 में कि आज रुपी इतना वीक खुला है, और आईटी स्टॉक चलते थे। तो एक दो बार रिक्वेस्ट किया दोस्त को, मैंने उसको बोला कि देख, कंसेप्ट मेरे को बताओ आप, एंड देन आई विल सी कि वेदर मेरे लायक है कि नहीं। जब उसने मेरे को बताया कंसेप्ट, एक एक घंटा 1.5 घंटा बैठे, तो एक्साइटमेंट तो था ही, लेकिन और एक्साइटमेंट बढ़ गया कि यार यहाँ से तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी क्रिएट होती है। राइट। तो व्हाट ही डिड इनिशियली, देखो मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने मेरा लगभग 2 साल तक एफ एंड का अकाउंट जो है ब्लॉक रखा। अच्छा। अकाउंट, डीमेट अकाउंट खुलवाया। हाँ, उन्होंने बोला एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको खुलवाना मत कभी भी। तो उन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, आज भी मेरा वही अकाउंट है, आई एम इन्वेस्ट उसी से करता हूँ, ट्रेड के दूसरे खुल गए वो अलग बात है। सो उन्होंने मेरा अकाउंट वहां से ओपन किया, और समझाया कैसे यहाँ पे काम करना है। एंड ही सेड कि स्टार्ट विद द ब्लू ब्लू चिप्स और द लार्ज कैप्स। ठीक है, और धीरे धीरे थोड़े थोड़े शेयर लेने हैं तेरे को, वो कंपनीज में विच यू थिंक कि 8 साल बाद 9 साल बाद बहुत अच्छा करेगी। राइट। तो आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो आपका शेयर है। राइट, उस टाइम पे तो बहुत नीचे के लेवल पे था। मतलब वहां से शायद 10 टाइम्स हो गया है मोस्ट प्रोबेबली। 10 नहीं तो 7 8 टाइम्स हो गया होगा। तो वो मैंने लिया, और फिर उसके बाद आपको पता ही है कि जब आप एक बारी एंटर कर जाते हो तो आपको लगता है एक शेयर काफी नहीं है, कुछ और लो। तो वहां से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड पहले 3 साल तो आप बोल सकते हो कि सीखने में निकल गए। कुछ करते नहीं थे, टाइम रहता नहीं था, कोई शेयर ले लिया, उसके बारे में पढ़ने लग जाना। तो ऐसे करके, और हर सेक्टर का शेयर लिया, आप सोचो। इनिशियली जो भी चलने वाले सेक्टर होते थे, आईटी का लेके देखा, महिंद्रा महिंद्रा का ऑटो का ले लिया था। तो जो जो भी सेक्टर का मैं शेयर लेता था ना, उसका शेयर, वो सेक्टर के बारे में पढ़ लिया करता था थोड़ा सा, कि क्या है नहीं है, कैसे नहीं। तो 3 साल में आप बोल सकते हो कि कुछ लर्निंग नहीं हुई, और कुछ खास अर्निंग भी नहीं हुई, टू बी वेरी फ्रैंक। राइट, मतलब आप बोल सकते हो कि नील लर्निंग था। कुछ अर्निंग नहीं था और नील लर्निंग था, सॉरी अर्निंग नहीं था। लेकिन अर्निंग जो, सॉरी लर्निंग जो थी ना, वो काफी ज्यादा थी अबाउट द सेक्टर्स। ये पता लग गया कि जो मैक्रोज होते हैं आपके इकोनॉमी में, काम कैसे करते हैं, क्या है क्या नहीं है। देन आई गेस इन 2016, दैट वाज ए कैटलिस्ट ईयर फॉर माय जर्नी, जब किसी ने बताया कि टेक्नो फंडा भी कोई चीज होती है। And then I started learning about the charts or patterns, and believe me, जितने पैटर्न्स उस टाइम पे मैं पढ़ सकता था, सर सबके बारे में पढ़ा और सीखा। मतलब आई हैव दैट टाइम, जो भी हो, कैंडल स्टिक से मूविंग एवरेज, जो भी बेसिक से लेकर होते हैं, राइट, सब पढ़ डाले। राइट, बाद में समझ में आया कि सारे काम नहीं करते हैं, आपको 3 4 पैटर्न ही बहुत है इसको करने के लिए। तो 2016 में टेक्नो फंडा अप्रोच जब अडॉप्ट करी, तो वहां से जाके धीरे धीरे आप बोल सकते हो प्रॉफिट आने शुरू हुए। और 18 तक की जर्नी बड़ी अच्छी रही, एज यू नो कि 17 में तो मतलब जर्नी अच्छी इसलिए रही बिकॉज मार्केट की मेहरबानी थी। एंड इन 2018 व्हाट हैपेंड, आई पुल्ड आउट कैश ऑलमोस्ट 50 60%, जब 18 में मार्केट बहुत कॉस्टली लगने लग गया था। तो मैं फंडामेंटली ज्यादा करता था पहले। तो फिर भी 30 40% कैश नहीं निकाला। ऐसा लगा कि यार ये कंपनी तो कहीं नहीं जाएंगी, गिरेगी नहीं, होता ना, मतलब एट एवरी पीक ऑफ बुल मार्केट यू थिंक कि मेरी कंपनी नहीं गिर सकती, या ये तो गिरेगी नहीं, ये तो अच्छी कंपनी है, स्ट्रांग कंपनी है। लेकिन वो उनमें से एक दो कंपनी इतनी गिरी कि वहां से समझ में आया कि यार ये कोई साइकिल एक चीज होती है, जिसमें से एक कंपनी का नाम था वॉकआउट। सॉरी, आई एम स्पीकिंग द नेम ऑफ दिस कंपनी बिकॉज आई गॉट ऑलमोस्ट 60 से 70% लॉस हुआ था इसमें। मतलब 2 साल से इसको ले ही रहा था नीचे में मैं। मतलब जो मेरा फर्स्ट रेट था जिसमें मैंने बाय किया था वॉकआउट को, वो आज तक नहीं आया। राइट।
मतलब आज तक वो स्क्रीन पे नहीं आया, 1800 के आसपास का रेट था, वो आज तक आया नहीं है, सोचो आप, 16 की या 15 की बातें हैं। सो वहां से पता लगा कि साइकिल करके कोई चीज होती है हर सेक्टर की या मार्केट की, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दिस कंसेप्ट। 18 का साल आपको पता है कि बोरिंग सा गया था बड़ा। कैश निकल लिया तो अच्छे रहे, और जॉब में बिजी रहते तो ध्यान नहीं रह पाता था, लेकिन जो कंपनी बची उनमें आप बोल सकते हो कि 60% नीचे, 50% नीचे सब आ गया। एंड देन माइकर मार्केट साइकिल का जब लर्निंग हुआ और उसको जब अप्लाई किया फिर 19 में, तो समझ में आया कि साइकिल्स कैसे प्ले आउट होती हैं। एंड आई गेस जब 19 में मार्केट गिर रहा था, स्पेसिफिकली सेकंड टर्म जब बाजार का हुआ, तब जाके आई आई रिमेम्बर जब हमने क्लियर कट समझ में आया कि भाई यहाँ से मार्केट जो है ज्यादा नहीं गिरेगा, तो टाइम आएगा जहां से बहुत बड़ा बुल मार्केट स्टार्ट हो सकता है। तो वो टाइम आया सीतारमन कैंडल के बाद, जो बोलते हैं। तो मार्केट ठीक हो गया, तो लगा कि यहाँ से मार्केट ठीक करेगा, और उस टाइम पे हमने बुलिश पोजीशंस बनाने शुरू किए। और इन द सेंस देखा कि भाई अब 2-3 साल मार्केट बहुत अच्छा करेगा, एंड देन कोविड केम एज एन एक्सीडेंट। तो और कोविड में भी देर वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो मैं बोलता हूँ ना कि साइकिल्स और साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, एंड रिस्क मैनेजमेंट इज प्रायोरिटी आपकी हमेशा। सो यू रिमेम्बर द डेट 23rd January। सो March 23, एवरी वन नोस। 23 जैन को क्या हुआ था? आई थिंक टॉप बनने के बाद एक थोड़ा करेक्शन आया था और वहाँ से एक हल्का सा बॉटम बना था। नहीं नहीं, 23 जैन 2020। टॉप बना था। हाँ, 23 जैन 2025 को ऑलमोस्ट टॉप के आसपास थे। और दुनिया में पहली न्यूज आई, पहली बार ऐसी न्यूज आई कि 2 सिटी लॉक हो गई हैं, राइट, हम्म। चाइना से। सो दैट वाज ए नोटेबल पॉइंट कि यार ऐसा क्या हुआ, ये वायरस में ऐसा क्या है कि यहाँ पे सिटी लॉक हो गई है, और मतलब, और वहां पे इंडिया में रिएक्शन ये था कि यार हमारी थोड़ा लॉक हुई है, ये तो चाइना की लॉक हुई है, उसकी प्रॉब्लम है। सो हम्म। बट द क्वेश्चन पॉइंट वाज कि अगर ये रिस्क बढ़ गया, दुनिया में कोई और शहर की कोई और कहीं पे लॉकडाउन लगा, या सब जगह लॉकडाउन लगा, तो क्या होगा? सो डेट वाज अ पॉइंट जहां पे रिस्क मैनेजमेंट पहले आ गई, इन्वेस्टमेंट बाद में, पहले रिस्क रिस्क मैनेजमेंट, कि यार रिस्क कितना बड़ा हो सकता है। एंड आई रिमेम्बर वट एवर हमने जो भी नए पोजीशंस बनाए थे, तो बड़ा दुख होता है, आपको पता है ना, कि हम कोई स्टॉक लेते हैं और 10 दिन आपको हम्म। कोई बोले यार आपने बिल्कुल अच्छे भाव पे लिया, फिर आपको बोले कि यार यहाँ से निकल लेते हैं यार एक बार के लिए, तो आप निकलोगे नहीं जल्दी से, आप बोलोगे नहीं यार अभी तो लिया है, मतलब ऐसे ऐसा ना हो कि भाग जाए मैं रह जाऊं, वो एक हमेशा फोमो, मतलब अंदर एक डर रहता है। तो उस दिन मेरे को याद है कि काफी पोजीशंस मैंने खाली किया ये न्यूज सुनने के बाद, ऑलमोस्ट 40 से 50% जो भी नए बनाए थे। एंड देन आई वेट फॉर दैट March 2020। पता नहीं था कि इतना बड़ा फॉल आ जाएगा, लेकिन जो 50% पोर्टफोलियो बचा था उसकी काफी पिटाई हुई, एज यू नो, 2 महीने में जैसे अभी हुई थी। सो वहां से भी लर्निंग हुई कि रिस्क जब आता है तो अच्छे से कैलकुलेट करके जितना आप मिनिमाइज कर सकते हो उतना करो। ऐसे करके पूरी जर्नी रही है सर। और आई गेस 2020 के बाद तो काफी स्मूथ रहा, एंड वी हैड वेरी गुड ईयर्स। वुड बी 2021, 23 तो सबके लिए अच्छा था, इवन 24 वेंट वेल, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है। और अभी मतलब वी आर इन 2025। सो इंटरेस्टिंग जर्नी विथ लॉट ऑफ लर्निंग्स। एंड बस एक ही चीज था कि आई हैड लॉट ऑफ ईयर्स जहाँ पे अर्न नहीं किया इनिशियली, बट गुड पार्ट वाज कि जो एफ एंड लॉक कर दिया था ना दोस्त ने, वो काफी कम आया। सो हाँ। मैं कह रहा था कि ये जो आई थिंक नए ट्रेडर्स है, आपकी जो पूरी जर्नी है उसमें से एक ये सीख ले सकते हैं कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 1 और 2 इयर्स अगर आप अपना एफ एन ओ अकाउंट चालू ही ना कराएं, आप एफ एन ओ को एक्टिवेट ही ना करें, तो आपका जो ट्रेडिंग का जर्नी है वो काफ़ी लंबा और स्मूथ रह सकता है और यू विल स्टे लॉन्गर इन द गेम. So, anyway, so interesting insights from your journey so far in the markets. अभी मैं बहुत ही उत्सुक हूँ जो मार्केट साइकिल्स वाली आपने कुछ स्लाइड्स बनाई है हमारे लिए, और उसके बाद हम और ज़्यादा प्रैक्टिकल डिस्कशन भी करेंगे. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. बट चलिए शुरू करते हैं, अपना जो आपने हमारे लिए जो स्लाइड्स बनाई है उससे शुरू करते हैं. राइट राइट। और ये एफ एंडो के लिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ सब लोगों को।
एफेंडो इट इज लाइक डूइंग एफेंडो। जब आप नए नए आते हो मार्केट में, तो सपोज करो, लेट से आपने बहुत दिन तक कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करी है। लेट से आपने क्रिकेट नहीं खेला है बहुत समय से, बहुत हम्म। सालों से आपने कुछ एक्सरसाइज नहीं करी, क्रिकेट नहीं खेला, अचानक मैं मतलब कोई आके आपको बोले कि 10 किलोमीटर दौड़ो, तो हो सकता है आप हिम्मत करके दौड़ लो, ये तो दौड़ा नहीं जाएगा, दौड़ भी लिया। उसके बाद बॉडी का क्या हाल होता है, पूरी बॉडी पेन करती है कि नहीं करती है? हम्म। राइट। तो एफेंडो भी वैसे ही है। बिना एक्सपीरियंस के अगर अफेंडो करोगे तो वहां तो बॉडी का पेन होता है, यहाँ पे कैपिटल पेन आता है, बड़े वाला। सो कभी भी जब तक आपको समझ ही ना हो, मैं तो कहता हूँ इक्विटी की समझ हो जाए वो बहुत है, उसमें अपना वो बढ़ाओ। इक्विटी की समझ नहीं होती और हम अफेंडो करते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा रिस्क खड़ा हो जाता है। राइट। हम्म। तो स्लाइड्स को राइट। शेयर करता हूं मैं, आई आई होप स्लाइड्स विजिबल होंगी। सो पूर्वा, हम लोग क्या करते हैं कि जो मार्केट साइकिल्स है ना, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो लर्न करेंगे, वो कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ करेंगे, करेक्ट, सो दैट जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, दोस्त लोग हैं, सबको अच्छे से समझ में आए। राइट। हम्म। सो वाई साइकिल्स, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है भाई, वाई साइकिल्स? राइट। एंड वाई साइकोलॉजी? तो साइकिल्स का तो मैं एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया कि जहां पे समझा, लेकिन आप एक बार के लिए मार्केट को हटा दो। राइट। और आप ये देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी साइकिल नहीं होती है? इज देयर एनीथिंग वेयर साइकिल डजंट एग्जिट? मतलब इंसान का तो चलो, मार्केट का तो चलो होता है, इंसान का एक साइकिल होता है, जन्म हम्म। लेना, मरना। और अच्छा, जन्म लेने के बाद भी हमारी अलग अलग साइकिल्स होती है, किड्स की एज होती है, फिर यूथ होता है, फिर मिड एज, हम लोग बनते हैं, एंड देन फिर वो बड़ी बड़े उम्र में जाते हैं। तो अलग अलग साइकिल्स हमारी होती है, और हर साइकिल में हमारा चेहरा चेंज हो जाता है। करेक्ट। और आप कुछ भी चीज ले लीजिए, नॉन लिविंग थिंग भी ले लीजिए, तो उसका भी एक साइकिल होता है। राइट। इस मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका साइकिल एग्जिट ही ना करता हो। करेक्ट। हम्म। राइट। सो हर चीज का साइकिल होता है। और अच्छा, हम अपनी लाइफ में हर जगह साइकिल प्ले करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका फोन बहुत पुराना हो जाता है, बहुत पुराना, तो आप क्या करते हो, नया लेते हो कि नहीं लेते हो? तो वो भी एक साइकिल है फोन की। राइट। सिमिलरली, हर दिन आपके घर में आप फ्रेश सब्जी बनाते हो, वो भी एक साइकिल है। राइट। तो हर साइकिल का एक अलग अलग वो होता है। फर्नीचर आपके घर में पुराना हो जाएगा, फिर रिप्लेस करोगे नए फर्नीचर से। राइट। अच्छा, साइकिल का एक और रूल है, जितनी साइकिल पुरानी होती है किसी चीज की, उतनी उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है। डिपेंड करता है कि वो क्या चीज है और वो कौन से साइकिल में है। करेक्ट। अब हम्म। देर आर सर्टन थिंग्स जो जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी होती है। तो हम्म। आपने जमीन ली आज, तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़नी है। हम्म। राइट। सोना लिया, उसकी वैल्यू बढ़नी है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। इक्विटी आपने ली या म्यूचुअल फंड के थ्रू आपने किया, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़नी है। ये तीन चीजें मैं बोलता हूँ जवान होती है हमेशा। सो इक्विटी आपकी, अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हो, सोना और आपका लैंड, ये हमेशा जवान रहेंगी, कभी ये मतलब बूढ़ी नहीं होती, इनकी वैल्यू हम्म। बढ़ती है। बाकी जितनी भी चीजें एक्सिस्ट करती है इस दुनिया में, सबकी वैल्यू घटती है, या बोल सकते हो कि वो खत्म हो जाती है, एक प्रकार से यंग नहीं रहती है। इंसान हमेशा जवान नहीं रहता है। ऐसे कोई भी आप नई फोन लेते हो, लैपटॉप लेते हो, गाड़ी लेते हो, कभी हमेशा जवान नहीं रहेगी। एक टाइम आएगा कि आप रिप्लेस कर दोगे या उसको सेल कर दोगे किसी और को। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मॉडल बना है। ऐसे ही हमारी जो मार्केट की साइकिल्स होती है ना, वो काम करती हैं। और मार्केट साइकिल्स का सीधा कनेक्शन आपका जो रहता है, वो रहता है बिजनेस साइकिल्स के साथ। जैसे मैंने बोला कि वी आर इन द बिजनेस, हर बंदा कोई ना कोई बिजनेस में है या किसी बिजनेस के लिए काम कर रहा है, मतलब जॉब कर रहा है। करेक्ट। और उसमें अलग अलग कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई सर्विस देता है। उसकी भी एक अपनी अपनी कंजप्शन का पैटर्न होता है। तो उसी से सिंक हमारे प्राइसेस होते हैं। कई बार सिंक भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को हम समझेंगे आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली जो ये हमारा आज का पॉडकास्ट है, इसका मेन मकसद है कि आप लोग मार्केट साइकिल को समझें और साइकोलॉजी को समझें। एक आधे साइकोलॉजिकल मॉडल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो पूरा पॉडकास्ट है, ये आपको एक मेंटल माइंडसेट आपका बिल्ड करे या बनाए, सो डेट आप साइकिल को बेटर वे में प्ले कर पाओ। राइट। अच्छा, साइकिल प्ले करने से क्या होएगा? आप बेटर वे में जब प्ले करोगे, तो आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, वो कहीं ना कहीं मैनेज रहेगा। सो somebody सेड कि आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड
अगर सही से मैनेज कर लिया तो आपके 4 से 5% सीएजीआर ऑन 10 ईयर बेसिस तो वैसे ही बढ़ जाते हैं। जो आपका ग्रोथ होता है पोर्टफोलियो का, या जो आप पैसा बनाते हो जिस स्पीड से, उसका 4 से 5% कम से कम आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। इवन अगर आप और अच्छे से मैनेज करते हो रिस्क को, तो आपका सीएचआर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिस्क एंड रिवॉर्ड, राइट। और आपने देखा होगा काफी ट्रेडर्स होते हैं या काफी इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो एक साइकिल में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन टॉप में कई बार फंस जाते हैं, तो नेक्स्ट साइकिल तक एग्जिट नहीं मिल पाता है आपको, तो आप एक साइकिल मिस कर देते हो। आपने एक साइकिल मिस कर दी तो अल्टीमेटली आपके काफी सीएजीआर जो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो कम हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी साइकिल का पीक हो, राइट, तो आपको मतलब अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड को बैलेंस करना है, मतलब मार्केट से कौन से सेक्टर से एग्जिट करना है या कैश आउट करना है और वेट करना अपॉर्चुनिटी का। सो पहली जो स्लाइड है इट इज वेरी सिंपल स्टाइल, और इसमें ही आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं। सो इफ यू कैन हेल्प मी अपूर्वा, बड़ी बेसिक स्लाइड है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको दिख रहा होगा। इसमें बेसिकली 4 स्टेज है और वो रिपीट हो रही है। बट व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्या बताने की कोशिश है यहाँ पे, इफ यू कैन हेल्प मी, एज पर यू आपको क्या लग रहा है स्लाइड देख के। ये एक तरीके से जीवन मरण का एक कंसेप्ट है कि बर्थ, लाइफ, हाँ। हाँ। रिसाइकल, डेथ। बर्थ, राइट। लाइफ, डेथ एंड रिसाइकल। राइट। अच्छा, समथिंग उसके ऑन दोज अलावा क्या, लाइन्स। अगर हम इसको मार्केट से कनेक्ट करें तो। सो मार्केट में भी एक स्टेज एनालिसिस बहुत पॉपुलर एक कंसेप्ट होता है कि आपका स्टेज वन में अक्यूमुलेशन होता है, स्टेज टू में रैली आती है, स्टेज थ्री में डिटीरियोरेशन होता है और स्टेज फोर में वापस फॉल आ जाता है। राइट। तो आपने काफी सही बताया स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री का। यहाँ पे जो कनेक्ट बताने की कोशिश है वो है हर साइकिल का एक अपना प्रीमियम होता है, राइट। मतलब इस हम्म। स्लाइड से जो हम सीखेंगे सभी हमारे व्यूअर्स, हर साइकिल का एक हर हर एक स्टेज का एक अपना प्रीमियम होता है। जैसे कि स्टेज वन में आप बॉटल्स देख रहे हो जो कि ट्रैश की हुई है सारी, आप एक बॉटल का कितना पैसा दोगे? 10 पैसा, 20 पैसा से ज्यादा तो नहीं दोगे शायद। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं मीनिंगफुल, मतलब, राइट। तो ये वो स्टेज होती है जहां पे आप चाह के भी पैसा नहीं दोगे या आपको लगेगा यार इसका कोई पैसा थोड़ा बनता है, मतलब ये वो स्टेज होती है जहां पे जो प्राइस होता है वो बड़ा लोएस्ट उस पे होता है, हम्म। प्रीमियम पे। फिर जब इन सारे बॉटल्स को आप रिसाइकिल करते हो और स्टेज टू में आते हो, इट्स एन एम्प्टी बॉटल, राइट। तब इसका 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 प्राइस कितना हो जाएगा? मे बी 2x 3x, कुछ 80 पैसे की, 70 पैसे की, कुछ तो मतलब इसका भाव बनेगा ना, या कम से कम 50 60। तो आप सोचो कि स्टेज वन से स्टेज टू आने में इसका जो भाव है डबल ट्रिपल हो गया, राइट। हम्म। अभी प्रीमियम पे आते हैं, स्टेज थ्री, विच आई कॉल्ड एज मैक्सिमम प्रीमियम स्टेज, जहां पे इस वाटर बॉटल की जो लाइफ साइकिल है उसका मैक्सिमम प्रीमियम मिलता है इसको। जैसे आपने पानी डाला, पैक किया, सीधा 20 रुपया, तो प्राइस वहां से 20 गुना हो गया, हम्म। राइट। अच्छा, जैसे ही ये कहते हैं ना कि अनवाइंड हुई, आपने पानी मतलब खोल भी दिया और पानी पिया, पियो ची मत पियो, या पी लिया आपने, स्टेज फोर में आ गए। अब बॉटल देखो, स्टेज वन में और स्टेज फोर में बॉटल में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। बट स्टेज फोर में ऑटोमेटिकली आपका प्रीमियम वापस घट गया, बिकॉज इसमें क्रैश होना है, तो वो नई नहीं बनेगी, नई बनेगी हम्म। तो क्रैश होने के बाद बनेगी, एंड द साइकिल रिपीट्स। सो यहाँ पे हमें लर्निंग ये मिलती है कि मतलब जो हमारे मार्केट के साइकिल्स होते हैं तो वो भी ऐसे ही काम करते हैं अलग अलग सेक्टर में। एक ऐसा फेज आता है मार्केट का जहां पे आपको ज्यादातर सेक्टर्स में स्टेज वन वाले रेट्स मिल रहे होते हैं। फंडामेंटल एग्जांपल दूं, प्राइस टू बुक वैल्यू जो होती है वो आपको पे मिल रही है, 1.5 पे मिल रही है, 2 पे मिल रही है। जैसे अभी जो रिसेंट पीक है, इसमें प्राइस टू बुक वैल्यू मिड कैप इंडेक्स की 6 पे चली गई थी, विच इज एवर हाईएस्ट। मतलब हम्म। 2008 में भी 4 तक गई थी, 4 साढ़े 4 तक, हम चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी 6 तक चलेगी थी। तो अब वो साइकिल जब तक वो वापस मतलब जो भी मीडियन होता है 2.8 दिखा रहा है या जो भी, वहां तक ना आए और वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट ना करे कुछ महीना, तक वो वापस से नया साइकिल स्टार्ट नहीं होएगा, राइट।
तो ये जो सारा कनेक्ट है ऐसे होता है। फिर एक स्टेज आता है जहां पे, लेट से मैं स्टेज वन को बोलता हूँ कि आपका बेस फॉर्मेशन, जहाँ पे सस्ते भाव होते हैं लेकिन लेता नहीं है कोई भी, सबको ना मतलब इनको देख के मतलब लगता है कि नहीं यार पता नहीं मैं कुछ गलत चीज तो ना नहीं ले रहा हूँ, या मैं फंस ना जाऊं, या बड़ा डर होता है। जब स्टेज स्टेज टू आती है ना, तो कुछ बायर्स आते हैं, राइट। और मतलब कहाँ पे आते हैं, जब स्टॉक वहां से 50-60% चल जाएंगे, राइट। मतलब कोई स्टॉक 1,000 रुपए से गिर के 200-300 पे आ गया, और 200 से वापस वो 400 होएगा ना, तब वहां पे फिर बायर आना शुरू होते हैं कि यार चलो लग रहा है इसमें कुछ दम है सारा कुछ। एंड देन धीरे धीरे जब वो बुल मार्केट में आता है वो सेक्टर या स्टॉक, तो वो स्टेज थ्री में पहुंचता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल, आजकल तो बड़ा शॉर्ट हो गया है। मतलब मेरे को लग रहा है 2 साल में एक सेक्टर में इतना चल जाता है, इतना चल जाता है कि वो आपको 5 साल का रिटर्न दे देता है। तो उसमें जल्दी से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर आप कभी भी कर सकते हो। एंड देन स्टेज फोर आती है आपकी, जब वो अनवाइंड होना शुरू होता है। वहां पे जितना पैसा गया है वो निकलना शुरू होएगा, और जितना निकलेगा उतना वहां पे प्रीमियम टूटते जाएंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रीमियम टूटता है सारा। और फिर धीरे 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 उसका भी वही हाल होता है। नाउ अनदर एस्पेक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी व्यूअर्स को, आज की डेट में आप ये बताओ, मेरा मेरा तो मानना है कि अब तो 90% सेक्टर्स या स्टॉक्स जो है वो सिक्लिकल हो गए। पहले तो होता था कि चलो कुछ हमारे हम जो बोलते थे ना कि मिस्टर डिपेंडेबल्स, आईटी, फार्मा या एफएमसीजी, तो मेरे को लग रहा है कि 90% सेगमेंट्स सिक्लिकल है। मानते हो आप इस बात को? हाँ, मोस्टली मोटा मोटी। पूरा मार्केट ही ऐसे देखा जाए तो साइक्लिकली है। इवन जो करेक्ट। जिन चीज़ों को कहते हैं कि इनकी तो डिमांड हमेशा ही रहने वाली है, उसमें फिर वो कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वो सब भी आ जाता है कि वो भले ही डिमांड लगातार रहने ही वाली है, टूथपेस्ट आप रोज़ ही इस्तेमाल करने ही वाले हो, लेकिन राइट। उसमें भी फिर ग्रोथ देखी जाती है। हाँ, ग्रोथ भी है। और मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरे से काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एफएमसीजी एक प्रकार से डिफेंसिव सेक्टर माना जाता था, क्यों नहीं रहा एफएमसीजी। तो अभी जैसे रिसेंटली बजट वाले दिन मैंने अपने हैंडल पे भी मेंशन किया कि भाई ये एकदम 12 लाख का जो कट आ गया, इसके चक्कर में एफएमसीजी कुछ भी बाय मत कर लेना। इसका हम्म। मतलब ये नहीं कि एफएमसीजी चल जाएगा इस साल में। आप देखो कि उस दिन का हाई जो था 59,000 का था एफएमसीजी इंडेक्स का, आज वो इंडेक्स 52 के आसपास शायद आ गया। करेक्ट मी आई एम रॉन्ग, राइट। तो क्यों हम्म। वो बजट डे के हाई को काट नहीं पाया? आप सोचिए, अगर वहां पे बुल मार्केट है, अगर लोग स्मार्ट मनी वाकई वहां पे जाना चाहती है, वो तो आज की डेट में आउट परफॉर्म कर रहा होता, राइट। नहीं हम्म। कर रहा है। तो उसका रीजन ये है कि वो भी जैसे आपने बोला कि सिक्लिकल हो गया है, और उसके दो रीजन है क्यों एफएमसीजी भी सिक्लिकल हो गया है। पहला रीजन ये है, कंज्यूमर बेस जितना बढ़ रहा है उतनी नंबर ऑफ कंपनीज भी बढ़ रही है, और जितनी नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ रही है उतना डिसरप्शन बढ़ रहा है। तो डिसरप्शन बढ़ने से जो आपने बोला कि जरूरत नहीं आ रही है, टूथपेस्ट तो हम डेली यूज कर रहे हैं, बट टूथपेस्ट जरूरी नहीं कि 5 साल पहले जो टूथपेस्ट हम यूज करते थे वो आज यूज कर रहे हैं। द पैटर्न इज चेंजिंग वेरी फास्ट। हम्म। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, आई डोंट नो ये फिट बैठेगा कि नहीं, बट मतलब यही एक दिमाग में आया। शायद 7 से 8 साल पहले या 10 साल पहले लगा लो, काफी एड चलते थे। मैं एड्स के एग्जांपल काफी देता हूँ बिकॉज वही आपको बताता है कि कंजप्शन कहाँ हो रहा है। फेयर एंड लवली करके एक क्रीम है, तो हम्म। 10 साल पहले बड़ी पॉपुलर थी, राइट। 10 साल, यस। 10-12 साल पहले एड भी बहुत आते थे। इवन मतलब कंपटीशन रहता था, इमामी फेयर एंड हैंडसम लेके आ गया था फेयर एंड लवली को बीट करने के लिए, बोले ये तो लड़कियों की है, राइट। लेकिन हम्म। लड़के भी यूज करते थे, टू बी वेरी frank, ठीक है। तो डोमिनेशन था, मतलब एचयूएल का आप बोल सकते हो कैश काउ था। आज वो एचयूएल का कैश काउ नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले 5 से 6 साल में शुगर हो गया आपका, ये लिस्टेड कंपनी है हॉन्सा कंज्यूमर, राइट, मामा अर्थ। देखिए हम्म। कितने प्रोडक्ट आप मार्केट में जाकर देखते हो, इतने नए नए लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स आ गए कि मतलब देयर इज इंटेंस कंपटीशन, ये हर्बल प्रोडक्ट वो सब कुछ। तो उसने क्या किया, बहुत सारा मार्केट शेयर जो नए नया युवा आना था वो नहीं आया इसमें। जो न्यू एज लोग हैं अभी, जेन जेड बोल सकते हो, वो अभी आए नहीं यहाँ पे। वो हम्म। वो अलग ही रिव्यूज कर रहे हैं, उनके लिए नहीं थी, वो थी 90s के किड्स के लिए, फेयर एंड लवली। तो ऐसे करके एफएमसीजी में भी बहुत सारा डिसरप्शन हो गया। मैं ये एग्जांपल इसलिए शेयर किया कि आपको अगर साइकिल को अच्छे से प्ले करना है अप्रूवा, तो आपको ये चीजें भी ट्रैक करनी जरूरी है।
राइट? आप किसी भी हम्म, कंपनी को सर्च कर रहे हो तो आप ये देखो कि उसका बिजनेस पैटर्न क्या है, राइट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बड़ी सिंपल स्लाइड है ये भी, राइट? आई गेस इट्स अ नो ब्रेनर, बट यहाँ पे भी बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है साइकोलॉजिकली। तो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे क्या मैसेज हो दिखाई जाने की कोशिश कर रही है, करी गई है मतलब? हर ऋतु में लोगों का जो बिहेवियर है वो भी बदलेगा। आपको करेक्ट। जैसे मानसून्स में एक कुछ स्पेसिफिक चीज़ें खाने पीने का शौक होगा, कहीं घूमने जाने का शौक होगा। राइट। मतलब जगह वही है लेकिन बिहेवियर, इमोशंस सारा अलग है। राइट। राइट। तो आप देखिए इसमें थ्रू अ ट्री सारे जो सीजन्स है उसको दिखाने की कोशिश की गई कि देखो नेचर भी चेंज होता है। स्प्रिंग में आपको पेड़ कैसा मिलेगा, समर में कैसा मिलेगा, ऑटम में, और विंटर में पतझड़ आ जाता है, फिर मतलब झड़ने लग जाता है। तो ये भी एक साइकिल के थ्रू गुजरता है, नंबर वन, लाइक। और नंबर टू, आपने जो बोला, चेंज इन बिहेवियर ऑफ द पीपल। सो जब मौसम चेंज होता है तो हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है। समर से जब ऑटम आता है तो हम लाइट विंटर पहनना शुरू कर देते हैं सुबह शाम, और जब विंटर आता है तो हम जैकेट्स पहनना शुरू कर देते हैं। और अगेन जब समर वापस आता है तो हम विंटर के कपड़े रख देते हैं और समर्स के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। सो हम्म, व्हाट इफ सीजन चेंज हो जाए और हम चेंज ना हो? मतलब सपोज करो विंटर आ गया और हम कंटिन्यूअसली गर्मियों के कपड़े पहने, या समर आ जाए और हम जैकेट पहनते रहे, तो क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगी और लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। करेक्ट। सो मार्केट में देखो, हम हर जगह हमारा बिहेवियर चेंज कर लेते हैं जहां पे चाहिए, बिकॉज हमने बचपन से सीखा है, हम्म, राइट? बचपन से में हैबिट होगी ना कि मौसम चेंज हुआ, चल भाई अभी ठंड आ गई तो चलो लाइट विंटर पहनना शुरू कर दो। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है अपने अंदर कि हम चेंज हो जाते हैं। लेकिन मार्केट में ना, आपने देखा होगा मार्केट में इसका उल्टा होता है। ट्रेंड चेंज होने के बाद भी लोग चेंज नहीं होते हैं। मतलब गर्मियां आ गई और लोग जैकेट पहने रखते हैं कि नहीं, मेरे को तो जैकेट पहन के रखनी है। या सर्दियां आ जाती हैं और लोग टी शर्ट पहन के रखते हैं कि कहाँ सर्दी है, नहीं आई है। और आपको सही बता रहा हूँ अपूर्वा, सबसे ज्यादा नुकसान मार्केट में इसलिए लोगों को होता है बिकॉज ट्रेंड के साथ चेंज नहीं होते हैं, जो कि रिस्क मैनेजमेंट का पहला रूल है, राइट? हर बंदा चेंज होता है। सो ये जो बिहेवियर है ये नेचुरली तो हम कर लेते हैं घर में, लेकिन मार्केट में उल्टा होता है। जब मौसम चेंज होता है ना, तब चेंज नहीं होते हैं, राइट? तो जब जैसे टॉप फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट बहुत महंगा हो गया, तब कोई चेंज नहीं होएगा। लेकिन जब करेक्शन आ जाएगा, डेंट्स बढ़ जाएंगे, तब चेंज होने की सोचेंगे। आपने जैसे बोला कि बीमार पड़ने के बाद होता है ना कि कई बारी हमें पता होता है कि ये अगर मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा या जैकेट नहीं पहनूंगा तो ठंड लग सकती है, और आप नहीं भी पहनते और आपको लग जाती है, और लगने के बाद आप सोचोगे यार काश पहन लेता तो सही रहता, ठंड नहीं लगती, बुखार नहीं आता, है ना? तो लेकिन जनरल लाइफ में तो चलो आपने स्वेटर नहीं पहनी ठंड में, तो ठंड लगी तो आप पैरासीटामोल या जो भी दवाई लेके 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। यहाँ तो आपका पैसे का मामला है भाई। यहाँ पे तो कोई दवाई भी नहीं है कि मतलब आप पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो पैरासीटामोल दे दो। बीमार गिर जाए, एक बार मैं कहूँगा कि इंसान बीमार गिर जाए तो उसके लिए दवा है, लेकिन पोर्टफोलियो बीमार गिर जाए तो उसको ठीक करने की कोई दवा नहीं है। कोई दवाई नहीं है, कोई भी दवा नहीं है। तो मैं अभी कल परसों बात कर रहा था कि ऐसे स्टूडेंट से, मैंने कहा यार हर चीज का इंश्योरेंस है। आप मैं बात कर रहे हैं ऑफिस से, अपने ऑफिस का इंश्योरेंस होता है, लैपटॉप का इंश्योरेंस होता है, फोन का भी होता है, सबका इंश्योरेंस होता है। मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ पे कोई इंश्योरेंस नहीं आता, और ना कभी होगा। मार्केट में आपका इंश्योरेंस आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ही है। उसके अलावा मार्केट में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप ये बात समझ लेना, इस दुनिया में सब चीज का इंश्योरेंस है, मार्केट में कोई इंश्योरेंस नहीं। मार्केट में आपका इंश्योरेंस आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड है। आप एक्चुअली किस तो रिस्क पे चीज ले मार्केट रहे हो। में भी इंश्योरेंस है, प्रोडक्ट्स है, लेकिन उसको लोग गलत तरीके से, 99% लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वरना दैट इज़ अ करेक्ट। वेरी गुड इंश्योरेंस और हेजिंग प्रोडक्ट विच आर ऑप्शंस करेक्ट। जो अवेलेबल है। लेकिन उसको झटपट पैसा कमाना है और हीरो ज़ीरो वाला गेम खेलना है, तो इसीलिए वहाँ राइट। नहीं बन पाता है पैसा लोगों का। वो तो कंसिस्टेंट इनकम का हो गया ना, वो तो कंसिस्टेंट इनकम के लिए चला गया। जो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, इट इज लाइक यू आर कंज्यूमिंग इट इन इन अ वेरी डिफरेंट वे, हम्म, राइट? तो यू राइटली मेंशन कि वो ऑप्शन हेजिंग है, बट अगेन उसके लिए यू नीड एन एक्सपर्टीज ऑफ
वेरी गुड पोर्टफोलियो मैनेजर या कुछ भी, जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनकी जरूरत आपको पड़ती ही पड़ती है, नंबर वन। और नंबर टू, उसके अलावा अगर कुछ है, अगर आप बोलते हो कि यार मेरे को ऑप्शन से एज नहीं करना है, राइट, मैं मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है, तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड तो आप चेक कर ही सकते हो कि मैं किस रिस्क पे चीज ले रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के लिए ले रहा हूँ या 6 महीने के लिए ले रहा हूँ, तो उसका रिस्क क्या है वहां पे, कितना गिर हम्म। सकता है आज के हिसाब से, अगर मार्केट में कुछ भी ऐसा करेक्शन आया या कुछ भी है ना, तो वो होना जरूरी है। ये स्लाइड से सबसे बड़ी लर्निंग हम सब लोगों के लिए ये है कि कभी भी चीजें चेंज होती हैं तो आपको चेंज होना है, राइट। यू मतलब क्या होता है ना कि हमेशा आप राइट नहीं होते हो। जैसे हम लोग का अभी न्यूट्रल टू बेरिश व्यू है, अभी ये करेक्शन आने के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब ये हमारा हल्का सा बुलिश बायस है और बेयरिश भी है एट द सेम टाइम। लेकिन अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा ट्रिगर आ जाता है 1 महीना 2 महीना में, तो हम बुलिश की तरफ और बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ा ना है कि पूरे साल 2 साल बेरिश ही रहेंगे, नहीं। चेंज तब होना है जब आपके सामने ट्रिगर आए, राइट। पिछले साल हम लोग चेंज हुए बिकॉज ट्रिगर बहुत सारे थे, राइट, सामने थे लेकिन विजिबल नहीं होते हैं। तो जब हम ये साइकिल्स की स्लाइड आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके सामने रिस्क होते भी हैं फिर भी आप देख नहीं पाते हो, राइट। सो आई बिलीव यही इससे लर्निंग है कि चीजें चेंज हो तो चेंज होना चाहिए, एल्स बीमार वाला जो आपने बोला वो ठीक हो जाती है, लेकिन पोर्टफोलियो बीमार हो जाएगा तो उसको ठीक करने में सालों लग जाते हैं। मतलब हमने तो देखा हुआ है, भुगतम भोगी आप बोल सकते हो। 18 में जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल, दो तीन स्टॉक 2 साल तक बीमारी पड़े रहे, बाद में पता लगा ये बीमार नहीं है भाई, इनको तो मतलब ये अलग ही उसमें फंसे हैं, राइट। हम्म। तो वो चीज है, मतलब उनके इलाज के लिए पैसे लगाते थे, कभी हेवरेज करके लगा रहे हैं, कभी किसी तरीके से लगा रहे हैं, ये चीजें। सो दिस इज द, ये मेरे को लग रहा है कॉमन स्लाइड है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा मीडिया में या कहीं ना कहीं। इट्स अ कॉमन स्लाइड एंड नो ब्रेनर, बट इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। दिस इज द वे मार्केट जनरली मूव्स, राइट। या आप बोल सकते हो कि अलग अलग सेक्टर या अलग अलग स्टॉक, रादर मैं सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, मूव करते हैं हमेशा। सो हर चीज आप मान के चलो डिप्रेशन से स्टार्ट होती है, कोई भी ट्रेंड स्टार्ट होता है डिप्रेशन से स्टार्ट होता है और यूफोरिया में जाके यहाँ पे मेच्योर होता है, इस जगह पे, राइट। हम एक एक स्टेज के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। कोई भी ट्रेंड जब भी स्टार्ट होएगा, सो यू नो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये जो आपका ये वाला जो पॉइंट है, और एक ये आपका जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ट्रेंड खत्म होता है और नया ट्रेंड इमर्ज करता है यहाँ से, कंसोलिडेशन या बेस बनाने के बाद जो हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क। मतलब जब भी आपको लगे कि सेक्टर यहाँ पहुंच गया है, तो यहाँ पे हम आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो सबसे ज्यादा है, आप ये बोल सकते हो। मतलब एज ए होल मार्केट आपका पहुंच गया या सेक्टर पहुंच गया कोई इस जगह पे जहाँ पे वैल्यूएशन सुपर रिच है, वहां पे का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा रहेगा, रिवॉर्ड कम रहेगा। और कोई भी अनसर्टेनिटी ग्लोबली में आ गई तो आपका रिस्क और बढ़ जाएगा फिर, राइट। और क्यों बढ़ जाएगा, जैसे सपोज करो रेलवे सेगमेंट का रिस्क जो था काफी था पिछले साल जून जुलाई अगस्त में, हमने वार्न भी किया या बोला भी कि भाई बहुत रिस्क में है, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लग रहा है। तो आप सोचो वहां से काफी स्टॉक 50% घट गए, 60% भी घटे। तो आप ये बताओ अपूर्वा कि अब स्टॉक जब 60% घट जाता है तो आपका रिस्क डबल होगा कि नहीं हो गया, क्योंकि स्टॉक को अब डबल होना पड़ेगा, राइट, आपकी कॉस्ट पे आने के लिए। अगर 7% घट गया तो वहां से तो फिर और ज्यादा चलना पड़ेगा, और वो जल्दी से होएगा नहीं। तो हो सकता है कि डबल होने में ही बहुत टाइम लग जाए, वहां से एक हम्म। साल लग जाए 2 साल लग जाए, फिर आपके रिटर्न आएंगे। तो आपका अल्टीमेटली आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड पहले ही ज्यादा था और बढ़ जाएगा फॉल के बाद। तो हमेशा फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे ज्यादा रहता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क। मैं लिख रहा हूँ सो दैट यहाँ पे ध्यान में रहे। सिमिलरली नीचे वाला जो ये वाला पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल रिवॉर्ड, या इसको बोल सकते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, ये भी बोल सकते हो। तो ये वो पॉइंट होता है अगर मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर जाए, जैसे कोविड में था, राइट, या सीतारमन कैंडल जब बना उससे पहले मार्केट था, तो ज्यादातर सेक्टर्स में जो वैल्यूएशन था वो ऐसा था कि वो बड़े ही लुक्रेटिव थे। मतलब मैक्सिमम
अपॉर्चुनिटी थी वहां पे थी ज्यादातर सेक्टर्स में पैसा लगाने की, राइट। हम्म। तो जिसने भी किया और बाद में कोविड में हिम्मत दिखाई उसने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। लेकिन हमेशा जिसने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क जब होता है मार्केट में, जब 70-80% सेक्टर्स महंगे हो जाते हैं, राइट, पैसा लगाया तो हमेशा उसका रिस्क बढ़ा ही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और कई बार क्या होता है कि 20% सेक्टर सस्ते होते हैं तो वो भी नहीं चल पाते हैं जब मार्केट में कोई रिस्क आ जाए, जैसे अभी हुआ। तो लाइक आई एम बुलिश ऑन फार्मा, पर फार्मा भी क्योंकि मतलब सारा मार्केट गिर रहा है तो वहां से भी लिक्विडेशन होएगा आपका। सेंटिमेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, जब वो ड्राइविंग सीट लेते हैं तो लगभग अच्छे से अच्छा स्टॉक भी गिरता है, राइट। तो ये पूरा जो फेसेस है इसके थ्रू मार्केट चलता है। तो अभी एक एक फेस पे हम लोग आएंगे। आप बताओ टॉप से स्टार्ट करें या बॉटम से करें? टॉप से ही करते हैं। ओके, तो टॉप से करते हैं। तो टॉप मोस्ट स्टेज एज यू नो यूफोरिया होती है। और यूफोरिया स्टेज वो स्टेज होती है जहां पे सिंपल, जैसा आपने बोला कि अ, चाय वाला, पान वाला, या आपका हर बंदा आपको स्टॉक टिप देने लग जाए या पूछने लग जाए ये स्टॉक कैसा लगता है, ये बहुत चलेगा देखना आप, ऐसा होता है ना। तो जब ये, और ये हमने 6 महीने 8 महीने पहले देखा भी था, आपको याद हो, जहाँ पे हम्म। अच्छी खासी बातें हो रही थी, अरे ये कैसा है, जो भी फैंसी नेम्स थे या फैंसी सेक्टर है उसके बारे में। तो यूफोरिया में क्या होता है, जनरली बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है, राइट। एवरीबडी फील्स लाइक एन एक्सपर्ट, राइट। ऐसा बंदा जिसका जिसको आप फाइनेंस के बारे में पूछोगे ना बेसिक, वो बेसिक नहीं बता पाएगा बट स्टॉक बता देगा। सो इस टाइम पे क्या करना होता है, मैं आपको एक सिंपल सा ड्यू डिलिजेंस बोलता हूँ। कोई बंदा मार्केट में नया आया है और वो आपके स्टॉक के बारे में बात कर रहा है, आप उससे जर्नल एक 2-3 क्वेश्चन पूछो, मतलब रेंडमली कुछ लोगों से पूछो, अगर वो उनको नहीं पता है तो समझ लो मार्केट रिस्क में आ गया। तो फॉर मी लाइक मैं आपको बताऊं तो अब जैसे आई गॉट टू नो कि हमारे कुछ एक जानकार थे जो मार्केट में कभी नहीं आए और वो अभी आए, एंड ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन मई जून लास्ट ईयर। तो वो बोले कि ये स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, ये कुछ काफी टाइम से बोल रहे थे। मैं अचानक उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये तो एफडी रेट से भी रिटर्न जो है बीट नहीं कर पाएगा। तो वो बोला कि एफडी का कितना है, मैंने कहा आपको पता होना चाहिए। तो बोला यार 5-6% के आसपास होगा। तो मतलब वो सोचो कि उन्होंने 2 साल से एफडी का रेट ही नहीं देखा और वो मार्केट में हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो एक मतलब बेसिक आइडिया आया कि यार एक वो बंदा जिसको फाइनेंस का कम नॉलेज है, बिल्कुल नॉलेज ही नहीं, वो अगर पार्टिसिपेट करने लग गया है तो हम लोग फ्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। एक वो हिंट आ गया। फिर हमने वैल्यूएशन चेक किया तो पता लगा कि हमारा जो सेगमेंट्स हैं एक्सपेंसिव है। मैं चार्ट्स के थ्रू और डेटा के थ्रू आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो यूफोरिया मीन सिंपल है, जब पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो जाए, राइट, और बहुत ही मतलब इंसान मूव्स आने लगे। लेट्स से कि 1 साल का मूव 1 महीने में आ जाए स्टॉक्स में या 2 महीने में आ जाए, तो आप समझ लो कि हम लोग बिल्कुल पास आ चुके हैं और कभी भी वो स्टार्ट हो सकता है लिक्विडेशन। अनदर थिंग यूफोरिया पहचानने का, जो पोस्टर बॉयज होते हैं, हर बुल मार्केट के पोस्टर बॉयज होते हैं, राइट, कि भाई ये स्टॉक 10 गुना हुआ है या 20 गुना हुआ है, उसका पिछले 2 साल का चाल देखिए आप। तो जैसे मैं एक कंपनी है आपकी मजागन डॉक, राइट, डिफेंस हम्म। की। तो ये कंपनी ने, आप सोचो कि 400-300 रुपया से 3,000 जाने में कितने साल लगा दिए, 2 साल लगा दिए लगभग लगभग, 2 साल से भी ज्यादा। 2022 में भाव था इसका 300-400 रुपया, और 2024 में जनवरी में पिछले साल भाव था शायद 2,800 रुपया, करेक्ट। और वहां से जब वो हमारा एक मार्च में फॉल आया, 2,800 पे आया था कि कितना आया था एग्जैक्टली exactly, वहां से आप देखो 5,800 जाने में कितने महीने लगे, कुछ महीने लगे, लगे कि नहीं लगे। तो वहां से समझ में आ गया था कि ये इसका लास्ट है। अनदर एग्जांपल आईआरसीटीसी आप देखिए। आईआरसीटीसी ने आईपीओ से लेकर, 600 पे आईपीओ आया था शायद, आईपीओ से लेकर 2,000 2,500 जाने में कितना टाइम लगाया, 2 साल लगा दिए। और 2,500-3,000 से आईटीसी जब 5,000 प्लस गया था, वो जाने में आप देखना लास्ट वाली चाल कितनी फास्ट आई थी। तो जब ऐसे पोस्टर बॉयज और ऐसे आपको चार्ट्स दिखने लगे स्टॉक्स में,
आप समझ लीजिए कि हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली किस दिन वो ट्रिगर होएगा ये आप नहीं कह सकते हो, राइट। एक दो महीना आप आगे पीछे हो सकते हो, लेकिन आपको हिंट मिल गया तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपको, आपका जो मार्केट है वहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा आ गया है, और भी आ सकता है, लेकिन आपको अपना रिस्क मैनेज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो व्हाट कैन बी डन? जब यूरिया के पास होते हैं तो मेरे को लग रहा है कि आपको अपनी जो लॉन्ग टर्म पोजीशंस होती हैं, जो सिक्लिकल इन नेचर है, जिन्होंने आपको अच्छा रिटर्न दिया है, उनको लिक्विडेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब इन्हें डिसिप्लिन, ऐसा नहीं कि आपको एक हिंट आया और आप निकल लो, नहीं। इन्हें डिसिप्लिन जो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से पार्ट पार्ट एंट्री करनी होती है और एग्जिट करना होता है, राइट। यूफोरिया जब होता है ना सर, तो एक चीज होती है, थ्रिल और यूफोरिया एक ऐसी फेज है जिसको मैं पी एक्सपेंशन बोलता हूँ, राइट। पी एक्सपेंशन फेज, जिसमें ज्यादातर स्टॉक्स जो पोस्टर बॉय रहे हैं, उनका पी का एक्सपेंशन होता है। पी का एक्सपेंशन क्यों होता है? बिकॉज प्राइस पैराबोलिक मूव देते हैं, ईपीएस बढ़ता नहीं है तो पी बढ़ जाती है, राइट। तो वहां से सिग्नल ये होता है कि आपको एग्जिट करना स्टार्ट कर देना है। दूसरा चीज जो होती है वो ये होती है कि साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ, आपको कॉम्पिटिशन बना देगी वो बहुत। आपको लगेगा ही नहीं कि, आपको कोई बोलेगा यार 6 महीने बाद बहुत बड़ा डाउन मूव आ सकता है अगर कोई रिस्क खड़ा हुआ ग्लोबली, लगा यार कुछ नहीं होएगा, छोटी मोटी करेक्शन आएगी, आई एल सी। सो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, मतलब छोटी मोटी कोई रिस्क भी दिखेगा ना तो भी आप कॉम्प्लेसेंट इतने हो जाते हो, या फुल मार्केट आपको कर देता है, राइट। तो आप वो रिस्क को देखते नहीं हो। इसलिए 6 महीने पहले जो रिस्क दिख रहे थे वो काफी लोग नहीं देख पाए, जो भी नए लोग हैं, जिन्होंने ये साइकिल पहली बार देखी है। जिन्होंने दूसरी बार देखी उन्होंने जरूर देखा होगा, याद भी आया होगा 18 में क्या हुआ था, 8 में क्या हुआ था, या जब जो भी साइकिल आपने देखी है। लेकिन जो नए लोग हैं ना, वो इस रिस्क को नहीं देख पाते, है ना। वो रिस्क को ज्यादातर लोग तब देखते हैं जब ये आ जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेसेंट कर देता है मार्केट उनको। एक तो कमाई अच्छी हो रही होती है, दूसरा रिटर्न जब होते हैं तो सुनते नहीं। तो कभी भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, और आपको ये साइन लगे तो आप समझ लीजिए कि अब मार्केट जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे अनवाइंडिंग स्टार्ट कर देगा, सेक्टर बाय सेक्टर, आपको पता नहीं लगेगा। अब जैसे हम्म। जुलाई में जब लेट से रेलवे सेक्टर करेक्ट होना स्टार्ट हुआ, किसी को पता ही नहीं लगा, क्योंकि निफ्टी तो अक्टूबर तक नया हाई मार रहा था, स्मॉल कैप इंडेक्स भी ठीक ठाक काम कर रहा था ऊपर ऊपर। बाद में पता लगा आपको दिसंबर में जाके, जनवरी में जाके, कि भाई ये तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था जुलाई में। ये चीज है। दूसरी चीज क्या है, जैसे ही आपका यूफोरिया अनवाइंड होता है ओवरऑल मार्केट से, तो दूसरी जो फेज आती है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेसेंसी, जो मैंने बताया कि लोग कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, जहां पे आपके रिस्क जो है, राइट, वो दिखाई देने शुरू होते हैं आपको। स्टिल यू आर कॉम्प्लेसेंट कि नहीं यार ये रिस्क नहीं है, राइट, ये तो चलता रहता है। ये तो जैसे इसने लिखा ना, वी जस्ट नीड टू कूल ऑफ फॉर नेक्स्ट रैली, यार इतना मार्केट चला है, थोड़ा बहुत तो कूल ऑफ होएगा ही ना होएगा। ऐसे लोग बातें करते हैं। तो मैं अभी के कॉन्टेक्स्ट से आपको बताता हूँ। लेट से मार्केट हमारा जुलाई अगस्त में पीक हुआ, सेगमेंट वाइज बोल रहा हूँ। कॉम्प्लेसेंसी कब थी? अक्टूबर नवंबर में। इफ यू रिमेम्बर, मैं रिसेंट एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि लोग समझ सकें कि हम लोग कॉम्प्लेसेंट थे। अक्टूबर नवंबर में कोई बात कर रहा था कि भाई मार्केट बड़ा कर सकता है? नो, एवरीबॉडी वाज लाइक दिस कुड बी ए हेल्दी करेक्शन, एंड बजट तक शायद हम लोग वापस रन चालू कर देंगे। बहुत सारे ऐसे टिकटॉक्स थे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि Q2 की जो अर्निंग नवंबर 15 को खत्म हुई थी, और नवंबर 20 को मार्केट ने एक टेम्पररी बॉटम भी बनाया था, राइट। वो अर्निंग पिछले कितने क्वार्टर की लोवेस्ट ग्रोथ पोस्ट किया हमने, मतलब, और उसकी वजह से जीडीपी में क्या फर्क पड़ सकता है फिर, मतलब क्योंकि कॉम्प्लिसेंट थे ना सभी लोग। उसके बाद क्या हुआ, मतलब किसी ने चीज नोट नहीं करी, कॉम्प्लिसेंसी हाई थी, और हो सकता है लोगों ने एवरेज किया, राइट, वो सारे स्टॉक्स को जो बहुत चले हैं, सारी चीजें। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 फर्दर हम लोग एक टेम्पररी बॉटम बनाया, एक आप बोल सकते हो कि बड़ा एक फास्ट अप्रूव दिया स्मॉल कैप इंडेक्स ने, मिड कैप ने तो दिया भी नहीं, जिसमें सब स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि सेकंड हिंट था कि भाई ये यूफोरिया तो नहीं है। बिकॉज कभी भी ऐसी कोई करेक्शन आती है, उसके बाद जो अपमूव आएगा इंडेक्स में, उस अपमूव को मैक्सिमम स्टॉक्स को फॉलो करना चाहिए था। तो पहली बार ऐसा 2 साल में हुआ कि जो नवंबर 22 को शायद रैली स्टार्ट हुई थी, और दिसंबर 15 को स्मॉल कैप इंडेक्स ने डबल टॉप लगा दिया था 19700 के आसपास। उसमें ज्यादातर स्टॉक्स ने वैसे पार्टिसिपेट नहीं किया जैसा जून के डिप में किया था, राइट। तो वो भी एक सेकंड हिंट था। तीसरा हिंट क्या था? आपकी जीडीपी आई थी दिसंबर में लास्ट में, राइट, कि आपकी जीडीपी गिर के आ गई।
सो दैट टाइम, सो मैं बताता हूँ कि मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या डिस्कस किया कि ये जो अर्निंग गिरी है, जीडीपी गिरी है, क्या ये शुरुआत है, ये अंत है? सो एवरीबडी सेड कि ये जो अर्निंग गिरनी स्टार्ट हुई है, ये शुरुआत है। सो व्हाट इज द रीजन कि ये शुरुआत क्यों है? मैं थोड़ा बिजनेस साइकिल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआत इसलिए है कि एक तो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आज की डेट में हाईएस्ट है पिछले 4 5 6 सालों का। राइट, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो जब तक वो डाउन नहीं जाएंगे तो बहुत सारी कंपनीज को वैसे रिलीफ नहीं मिलना, ईएमआई नीचे नहीं आनी है। नंबर वन। नंबर टू, फर्स्ट हाफ हमारा पूरा इलेक्शंस में निकल गया, तो काफी केपेक्स थे जो डिले हो गए, तो उससे ग्रोथ में और दिक्कत आई। उसके बाद भी केपेक्स का स्पीड वो पकड़ नहीं पाए, बिकॉज जो मनी थी वो कट होके फ्रीबीज में यहाँ पे जाने लगी। तीसरा, फूड इन्फ्लेशन सरप्राइजिंगली आपकी 3 4 महीने की बढ़कर आ गई, तो उसने और ज्यादा दिक्कत कर दी। सो मल्टीपल ट्रिगर्स आ गए, और ट्रिगर था जिससे फॉल आया था। आप ये देखिए, 10 दिसंबर के बाद जब शक्तिकांता दास गए, उसके बाद रुपी गिरना शुरू हुआ, और जितना रुपी गिरना शुरू हुआ उसके बाद से बड़ी अनवाइंडिंग होने लगी। राइट, तो ये सारे ट्रिगर्स थे, और अल्टीमेटली मार्केट ने और बड़ा कट दिया, और उसके बाद हम लोग एंग्जाइटी स्टेज में पहुंच गए जनवरी में। ये मैं वीकली चार्ट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मंथली चार्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं, बिकॉज हर चार्ट की साइकिल अलग होती है, डेली का अलग, वीकली का अलग, मंथली का अलग। मंथली अगर आप देखोगे तो आपको 5 से 7 साल का व्यू देखना है, जरूरी है। 5 से 7 साल के हिसाब से क्या है। वीकली चार्ट देख रहे हो तो आप मीडियम टर्म देख सकते हो, साल साल भर के लिए। और डेली देख रहे हो तो वेरी शॉर्ट टर्म। तो ये साइकिल का पूरा वो होता है, तो मैं वीकली परस्पेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। तो एंग्जाइटी जब आई अपनी जनवरी में, तो वहां पे क्या हुआ, मार्जिन कॉल्स हुए, और आई रिमेम्बर 13 जैन, 21 24 27 28 जैन, काफी बड़े मार्जिन कॉल्स जो थे वो ट्रिगर हुए, और लोगों में एंग्जाइटी बढ़ गई, यार हम्म। ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, मतलब इतने सारा ये सडन ऑल सडन करेक्शन क्यों हो रही है, ग्लोबल मार्केट में तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन, जिसकी एक्सपेक्टेशन मेरे को बिल्कुल भी नहीं थी, आई थॉट कि बाउंस आएगा, हमने वीकली चार्ट पे डिनायल भी हिट कर दिया। किसमें? फरवरी में, बैक टू बैक। तो डिनायल मोड इज ए मोड कि मार्केट जो है वो इससे नीचे तो नहीं जाएगा। जब फरवरी स्टार्ट हुआ, और हमारा आई रिमेम्बर जो 10 फरवरी से वीक एक स्टार्ट हुआ था, फॉर वो वैलेंटाइन वाला वीक, जिस दिन वैलेंटाइन डे के दिन हम रेड में बंद हुए थे, वहां पे डिनायल ट्रिगर हुआ कि यार इससे नीचे तो नहीं जा सकता है। क्या हुआ आप देखो, 28 फरवरी को हमने अगेन एक बहुत ज्यादा वर्स्ट मंथ हमने कंप्लीट किया। राइट, और पैनिक स्टेज कुछ हद तक ट्रिगर कर गई, इतना मैं बोल सकता हूँ। वीकली चार्ट पे पैनिक स्टेज जो थी वो आ गई थी। लोग बोले भाई अब तो गया मार्केट, अब कहीं नहीं आता, बेरिश बातें आने लगी थी, 21,000 के टारगेट हो गए थे, सारी चीजें। सो ये वीकली चार्ट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अभी तक हम लोग पहुंचे हैं। और पैनिक में क्या होता है, एवरीवन इज सेलिंग, आई नीड टू गेट आउट। ये आप खुद बताओ, 28 फरवरी को फीलिंग आ रही थी नहीं आ रही थी मार्केट में, कि भाई सब हम्म। लोग अब टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, मैं भी देखता हूँ कहाँ पे निकलना है। बट मेरा मानना यह है, जो मार्केट में एक्चुअल पैनिक आता है, या जहां पे बोलते हैं ना फ्लोट क्लीन हो जाता है पूरा, और उसके बाद टाइम करेक्शन आती है, जिसको मैं बोलता हूँ एंगर डिप्रेशन फेस, पूरी टाइम करेक्शन आती है, वो होता है आपका एंगर, मतलब वो आता है कैप्चुलेशन के बाद। राइट, कैप्चुलेशन क्या होता है, जहां पे इतनी नेगेटिव न्यूज आती है, मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन ग्लोबली मार्केट गिरेंगे साथ में, तब हमारा कैप्चुलेशन होएगा इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ, जो मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है। राइट, और उसमें क्या होएगा, सब जगह से नेगेटिव क्लूज रहेंगे। राइट, तो जब सब जगह से नेगेटिव्स होंगे, तो एक डूम्सडे सिनेरियो एक वो हो जाता है कि अब तो सब कुछ गया। तब लोग ज्यादा एग्जिट करते हैं मार्केट से। राइट, और जो नहीं करते हैं वो बंद कर देते हैं कि भाई मैं मार्केट में आऊंगा नहीं आज के बाद, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी मार्केट में आके। राइट, हम्म। और उसके बाद जाके आपकी साइकिल मैच्योर होती है। वो फेज आने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम स्टार्ट होता है एंगर डिप्रेशन। सो एंगर डिप्रेशन इज अ फेस जहां पे आपको स्टॉक पिकिंग करनी है, बिकॉज एंगर डिप्रेशन ऐसे नहीं कि एंगर आया, डिप्रेशन आया और आपका नया बुल मार्केट स्टार्ट हो गया। अगर आपका पुराना बुल मार्केट 4 साल पुराना है, तो एंगर डिप्रेशन आप मान के चलो 6 6 8 8 महीना में भी आपके स्टॉक रह सकते हैं। सो एंगर डिप्रेशन इज अ फेस, जो हम बोलते हैं ना कि लोअर बेस बना के फिर स्टेज 4 के बाद फिर हम स्टेज 1 स्टार्ट करते हैं, और फिर नया बुल मार्केट स्टार्ट होता है किसी सेक्टर में या किसी स्टॉक में। तो वो फेस होता है। लेकिन वो आते आते आप मान के चलो कि जो टॉप में जितने लोग घुसे थे ना,
और उसके बाद जिन्होंने एवरेज किया, नए लोग आए, सबको निकाल देता है। मतलब आप वो मान के सारे चलो कि साफ हो 10। जाते हैं। है वो क्या? सारे साफ हो जाते हैं। हाँ मतलब आप ये मान के चलो कि कैपिचुलेशन में बंदा ये बोल देता है कि भाई मार्केट को हाथ नमस्ते कर देता है कि मैं नहीं आऊंगा मार्केट में। या तो वो लॉस लेके निकल जाता है, या वो बोल देता है कि भाई ठीक है, पड़ा रहेगा, मैंने जो भी पैसा डाला था ना, ठीक है, मैं 1 रुपया और नहीं डालूंगा, देखेंगे अब इसके प्राइस आएंगे तब आएंगे, जो गया वो गया। और धीरे धीरे वो मार्केट से बाहर हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। जैसा 8 में हुआ, 18 में हुआ, हमेशा हुआ है। राइट। तो ये साइकिल रिपीट होती है। अब इसके इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो मैं फंडामेंटल्स में बात करूंगा, सिम्टम्स इससे कनेक्टेड। जैसे एक मैंने अर्निंग्स आपको बताया कि अर्निंग्स जैसे वीक होना शुरू हो काफी क्वार्टर के बाद, तो आपको हमेशा चौकन्ना होना है। आपको मार्केट हिंट देता है, ऐसा नहीं कि मार्केट आपको कभी हिंट नहीं देगा। दूसरा ट्रिगर, मैं अभी एक स्पेस में बात कर रहा था कुछ टाइम पहले। आप ये देखो, फरवरी में बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है आपको। दूसरा हिंट कि मार्केट ज्यादा लंबे समय तक, मतलब ज्यादा जल्दी बॉटम नहीं बनाएगा, शायद और कंसोलिडेट करेगा कुछ महीना। वो था आपकी ऑटो सेल्स का। आप देखो ना कि आपकी ऑटो सेल्स जो आई है फरवरी की, वो काफी टाइम बाद वीक आई है। करेक्ट। तो आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो बहुत खराब है, बट वो वीक आई है। और अर्निंग्स वहां पे एक्सपेक्टेशन जो है मार्केट की बहुत हुआ है, तो वो आपको बता रहा है कि अगर ऑटो सेल गिर रही है, राइट, या ऑटो सेल वीक आ रही है, तो मतलब शायद Q4 में जो जीडीपी नंबर्स हैं वो उतने स्ट्रांग ना आए। जो अभी हमारा एस्टिमेट था 6.5-7% का, वो नहीं आएगा, उससे कम ही आए, शायद 6.2 बोल रहे हैं कि कितना बोल रहे हैं। सो ये ट्रिगर्स भी आपको साथ साथ में देखने हैं। तो इससे क्या होएगा कि आप इस पूरी साइकिल में सही स्टॉक देख पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि यार ये ऑटो का स्टॉक 50% गिर गया तो इसी को ले लेता हूँ, अभी तो सब कुछ वीक दिख रहा है, या कहते हैं ना नेगेटिव दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि ये पूरा, अगर एज ए होल मार्केट कैपिटुलेशन पहुंचता है, कौन सा सेक्टर है जिसने 3-4 साल से परफॉर्म नहीं किया। आपने सबसे पहले वो स्टॉक सेक्टर्स की लिस्ट बनानी है। वहां पे देखना है कि अर्निंग्स बॉटम आउट हुई है कि नहीं हुई। राइट। तो वो मैं आपको उसके थ्रू, स्क्रीनर के थ्रू बताऊंगा पूरा। ये चीज है। अब एंगर और जब आता है ना, तो एंगर आने का मतलब ये होता है कि बंदा होप खो देता है बिल्कुल। मतलब आपसे कोई बोलेगा, मार्केट बोलेगा यार जिंदगी में मत जाना मार्केट, सकता है। राइट। आप उसके साथ, उस बंदे के साथ डिबेट कर सकते हैं 1 घंटा, और आप जीतोगे नहीं। अगर आप पॉजिटिव में, वो बंदा आपको बोलेगा मत जाना यार, मैं तो फंसा हूं, और ये है वो है, कुछ नहीं होता, ये सब ट्रैप है, ये सारा कुछ। तो एंगर वो फेस होती है जहाँ पे ज्यादातर लोग पैसिमिस्ट हो जाते हैं और निकल जाते हैं मार्केट से। अब जो लोग बच जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कैपिटुलेशन में माल ले लिया, सपोज करो। अभी होता है ना कि कई लोग, आपने मीडिया में देखा होगा, बोल रहे हैं कि मेरे पास कैश है या मैं एंटर कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि किसी ने पैनिक में कैश डिप्लॉय कर दिया हो और कैपिटुलेशन में और कर दे। तो उनकी भी अपूर्व परीक्षा होती है। राइट। आपने बहुत अच्छी कंपनी ले ली, और वो कंपनी एंगर फेस में आने के बाद 6 महीना चले ही नहीं। मैं गारंटी करता हूँ कि 100 लोगों ने अगर वो कंपनी ली पैनिक में, कैप्सुलेशन में और एंगर में आने के बाद, और भी ली और लगा कि यार ये अच्छा भाव है, और 5 महीने 6 महीने वो चलेगा नहीं ना, रेंज में रहेगा, वो बेच जाएंगे चलने से पहले, या मार्केट बिकवा देगा आपसे। आई रिमेम्बर एन एग्जाम्पल ऑफ कोविड। जब टाटा मोटर 100 से नीचे था, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने लिया, और वो बोले बोले यार मेरे को बड़ा सही भाव मिल गया, और मैं मतलब इसको लंबे समय तक रखूंगा, ये है वो है। मतलब उनका उनका जो मतलब विजन था वो था कि वो 4-5 4-5 टाइम से पहले तो बेचेंगे नहीं, और 4-5 साल होल्ड रखेंगे। आप मानोगे नहीं, 150 रुपये में सारा माल खाली कर दिया। और उसके बाद वो देखते रहे कि 150 रुपये में बेचने के बाद वो देखते रहे कि यार ये तो 500 आ गया, ये तो 800 आ गया। राइट। अरे ये तो बहुत ऊपर आ गया यार। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, और मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स भी काफी होंगे जिन्होंने कोविड में खरीद तो लिया होगा डाउन में, पर उसको रख नहीं पाए होंगे। सो ना रखने का रीजन भी ये होता है कि आपको साइकिल का अंदाजा नहीं है कि उसकी साइकिल कौन सी है। और ये जो एंगर डिप्रेशन है, इसमें नए बुल मार्केट से पहले हर सेक्टर गुजरेगा गुजरेगा, और आपको कंफ्यूज करेगा बार बार। ऐसा लगेगा कि अभी वर्स्ट आया नहीं और आएगा यहाँ पे, या मूव आने से पहले कोई शेकआउट आ जाएगा उसमें। जैसे कि एंगर का जो लो है, कई बार होता है डिप्रेशन फेस में वो टूट जाता है। एंगर एंगर का सपोज करो, एंगर फेस आ गई जब सब उससे निकल गए स्टॉक से, और स्टॉक ने 500 से घटकर 100 रुपये दिखा दिया भाव। तो आप, हो सकता है वो स्टॉक 100 रुपया से 150 या 140 घूमता रहे कुछ महीना, फिर अचानक से एक फेस आया कि वो 100 के नीचे चले जाए, तो आपको लगेगा गया है। राइट। और वो लो लगा के वहां से फिर बुल मार्केट स्टार्ट करे,
फिर आपका डिप्रेशन जो फेस है, इसको इसका जो हाई है, जो भी हाई है मतलब 130 140 को काटे, फिर जब बोलते हैं ना रिलीफ रैली, सॉरी डिसबिलीफ रैली, वो स्टार्ट होती है वहां से। तो यहाँ पे मैंने टाइम इसलिए लिया, चार्ट्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि एंगर डिप्रेशन में आप अच्छा शेयर ले भी लेते हो ना, तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि परीक्षा बहुत लेगा आपकी। वो परीक्षा 5 महीने से लेकर 1 साल की भी हो सकती है, मैं चार्ट्स के थ्रू आपको बताऊं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम डिप्रेशन से निकलते हैं तो मार्केट आपको, सो डिप्रेशन स्टेज ये स्टेज होती है विच इज लाइक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एंगर फेस, कि स्टॉक गिर जाए और फिर चले ही नहीं, एक ही रेंज में घूमते रहे, तो लोग, आप बोल सकते हो डिप्रेशन में उसका माहौल हो जाता है कि यार ये नहीं चलेगा। मतलब कहते हैं ना कि इट इज लाइक कि आपसे कोई बोले यार ये बहुत चलेगा, और बोलेगा यार ये जिंदगी में नहीं चलेगा, शर्त लगा ले, ऐसे बोलेगा बंदा आपको। तो उसके बाद आती है डिसबिलीफ रैली। आप सोचो मेंटेलिटी कैसी कर दी आपकी मार्केट ने कि ये चलेगा नहीं। जब रैली आएगी, डिसबिलीफ रैली, और डिसबिलीफ रैली का साइन क्या होता है, जो भी एंगर फेस का हाई है, इसको डाउ थ्योरी के थ्रू आप देख सकते हो, उसको जैसे काटे और फंडामेंटल्स इंप्रूव होने का कोई भी साइन है, तो आप समझ लीजिए कि वो डिसबिलीफ रैली हो सकती है। लेकिन उस बैल रैली पर बिलीव नहीं करेंगे, सब लोग बोलेंगे नहीं यार ये, मेरे को तो नहीं लगता कि ये अभी गिर जाएगा, देखना एक एक महीने बाद या एक दिन बाद अभी ये वापस नीचे आ जाएगा, देख लेना। और उसमें डिसबिलीफ रैली में ये जो एंगर डिप्रेशन में कोई गलती से घुस भी जाते हैं, ये लोग भी निकल जाते हैं, क्योंकि माहौल तो सब सबको मिलके बनता है ना। हम्म। एंड देन उसके बाद फाइनल जो बुल रन स्टार्ट होता है हमारा, वो होप रैली से स्टार्ट होता है। बढ़िया। होप रैली में क्या होएगा, पॉजिटिव ट्रिगर्स आएंगे सेक्टर के लिए या स्टॉक के लिए, अर्निंग्स में कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगी, छोटा सा पॉजिटिव आता ही, क्योंकि हमने इतना नेगेटिव सहा है उस सेक्टर में स्टॉक में, छोटा सा पॉजिटिव आता ही शूट अप कर जाएगा प्राइस। तो वो रैली आनी शुरू होती है और बढ़नी शुरू होती है। ऑप्टिमिज्म स्टेज आते आते आपका स्टॉक डबल हो जाता है, जो भी लो उसने डिप्रेशन में लगाया था वहां से ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। समझ रहे हो? तो वहां पे भी काफी स्मार्ट मनी आती है, आइडेंटिफाई करती है कि यार ये लो से डबल हुआ है और इसकी अर्निंग भी बढ़ रही है, तो मतलब यहाँ पे चीजें ठीक हो रही है। एंड देन ऑप्टिमिज्म के बाद वहां पे और पैसा आता है, क्योंकि वो डबल हो गया लो से, और वहां पे फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं, शायद लोगों को लगता है कि वो साइकिल से बाहर आ गया, टेक्निकल भी ठीक हो जाते हैं उसके, तो लोग वहां पे पैसा डालना शुरू करते हैं। एंड देन बिलीफ एक फेस होता है कि टाइम टू गेट फुली इन्वेस्टेड, और लोग आने शुरू होते हैं और धीरे 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 उसके रिटर्न बढ़ते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब स्लो एंड स्टडी रिटर्न चलते रहते हैं। मेन जो स्टेज आती है वो आती है थ्रिल। तो थ्रिल में क्या होता है, अगर वो लीडर है वो सेक्टर या वो स्टॉक उस बुल मार्केट का, तो थ्रिल में आप मान के चलो, थ्रिल यूफोरिया में अगर वो 2 साल में या 1 1.5 से 1.5 साल में 2 3 गुना हुआ है, तो आप देखना थ्रिल यूफोरिया में वहां से 3 4 गुना हो जाएगा। तो 100 का स्टॉक 300 हो गया, 300 का स्टॉक 900 1000 हो जाएगा, जहां पे हम बोलते हैं मैक्सिमम उसको पी जो है वो मिलती है। राइट। तो इस तरीके से करके फेस वाइज आपके सारे जो सेक्टर्स हैं या स्टॉक्स हैं काम करते हैं, पर मेरा मानना है सेक्टर्स को आपको ज्यादा तवज्जो देना है, क्योंकि ये पूरा जो साइकोलॉजी है, ये एज ए होल सेक्टर के बारे में होती है, प्लस स्टॉक के बारे में हो सकती है। राइट। पर सेक्टर इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कई लोग ऐसे हैं जिनको आप सेक्टर के सारे स्टॉक तो ट्रैक नहीं कर सकते हो। आपने सेक्टर का एक स्टॉक ले लिया, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि सेक्टर अच्छा कर रहा है पर कुछ स्टॉक उस सेक्टर के अच्छा नहीं करते। अब उदाहरण के रूप में ऑटो की जो साइकिल थी 2015 से लेकर 2018 तक, जब ऑटो इंडेक्स ने बहुत अच्छा किया था, मारुति हो गया, फोर्स, बहुत सारे लीडर्स थे, उसमें टाटा मोटर ने अच्छा नहीं किया। टाटा मोटर वॉज स्ट्रगलिंग। आप सोचिए। तो ऐसा होता है। एफएमसीजी की एक साइकिल थी, जब एचयूएल और ये सब जो कोविड लो से अच्छा खासा आपको रिटर्न दिए, डाबर वगैरह सब, वहां पे आईटीसी ने अच्छा नहीं किया, याद करो। और जब आईटीसी ने अच्छा किया तो बाकी लोग इतना कुछ खास नहीं कर रहे थे। तो ऐसा होता है कई बारी। ओवरऑल एज ए सेक्टर आप देखिए तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड देन आप देखिए कि अगर सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो उसमें से स्टॉक्स कौन सा अच्छा कर सकते हैं, उनके फेसेस कौन से चल रहे हैं, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में काफी अच्छी हेल्प होगी। ये चीज है। ठीक है। हम्म। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपको आपको आपके माइंड में मतलब अभी तक मैं जानना चाहूंगा क्या वाइब्स आ रहे हैं आपका, कोई एनीथिंग यू वांट टू यू वुड लाइक टू ऐड। हम्म। तो नहीं, आई थिंक ये काफी ये चार्ट्स हमने बहुत बार ये देखे हैं, पर आपने जितना विस्तार से समझा है, ये शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना डिटेल में विथ एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं इसको। तो थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक इसमें मेरा कोई सवाल तो नहीं है, काफी
काफी चीजें क्लियर है, और बिकॉज हम ये फेजेस से अभी हाल ही में गुजरे, सो राइट फ्रॉम यूफोरिया टिल सो फार आई थिंक अभी कैपिटुलेशन आना बाकी है। तो राइट। तो अब तक ये जर्नी तो हमने कवर कर ली है, अब काफी पेनफुल वाली जर्नी अभी आगे आनी बाकी है आई वुड एक से। फेस आ सकता है, उस वो आएगा, कैपिटुलेशन होएगा ग्लोबल रीजन की वजह से। देखो अभी हम्म। तक जो हमने फॉल दिया वो हमारे रीजन थे सारे, रुपी हम्म। अर्निंग कुछ भी लगा लो, अभी तक हमने ग्लोबली पार्टिसिपेट नहीं किया है। सो जिस दिन ग्लोबल फॉल आएगा ना, कि ग्लोबल मार्केट गिर रहे हैं, ग्लोबली रिस्क बढ़ गया, कोई ट्रेड टैरिफ की वजह से बढ़ गया या कुछ और चीजें होगी जिसका हिंट आने शुरू हो गए हैं, मेरे को लग रहा है कि अप्रैल मई कैन बी ए रिस्की। आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस थिंग, बट रिस्की ग्लोबल परस्पेक्टिव से हो सकता है। वही रिस्क ये कैपिटुलेशन जो है वो लेके आएगा, एंड इट विल प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटी आल्सो। जो भी आपके सेक्टर आपके रडार पे, जैसे मैं बोलता हूँ कि टेक्सटाइल वुड बी ए गुड सेक्टर, काफी साल से नहीं चला है। और कौन सा? स्टॉक 80-80 टेक्सटाइल ओके। स्टॉक 50-60 60% 2021 के हाई से गिरे हुए हैं अभी भी। ठीक है। और फाइनेंशियल एक्सपेक्ट ये है कि इंडिया में तो मार्केट ग्रो कर ही रहा है, ये अच्छा करेगा ही करेगा। इंडिया का कंज्यूमर जिस तरीके से कंजप्शन बढ़ रहा है अपना आपका टेक्सटाइल में, और ये टैक्स कट आया उससे और बढ़ेगा। अमेरिकन पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है। सो ये जो भी ट्रेड डील की बात हो रही है अमेरिका के साथ, यहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं इनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और आपको स्पेशल मार्केट एक्सेस भी दिया जाएगा, भी तो ट्रेड बढ़ता है। तो अल्टीमेटली इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में, उनके लिए तो और अच्छा हो सकता है एक बार ये पूरा ट्रेड सेटल हो जाए। सो इट विल टेक टाइम, बट मेरा मानना यह है कि सेक्टर ऑलरेडी पिटा हुआ है, ऑलरेडी 3 साल से पिटा हुआ है। और कुछ 3-4 ऐसे स्टॉक्स है, नाम नहीं लूंगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिनकी अर्निंग ग्रो कर रही है 2 साल से। सोचिए आप। और वो इसलिए नहीं चल पा रहे हैं बिकॉज सेक्टर ऐसे होल नहीं चल रहा है। तो जिस दिन सेक्टर ऐसे होल चलेगा, वो स्टॉक्स आपके आउट परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप देखना। राइट। तो मोटा मोटा लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जो आता है उसमें शायद हमारा डैमेज ज्यादा ना हो। बट ये एक रिस्क है, जो इंडियन मार्केट का रिस्क खत्म हो गया है मान लीजिए। कैपिटलेशन जो आएगा वो ग्लोबल रीजन से आएगा, जो मेरे को लग रहा है, और वो आना ही आना है। जो जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बोल रहे हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो यू कैन से आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट आई लॉट ऑफ आई ट्रैक लॉट ऑफ डेटा जो जियोपॉलिटिक्स में चलता है, या जिस तरीके से, बिकॉज काफी इंपैक्ट आता है आप देखो उनका हमारे उस पे। जियोपॉलिटिक्स का और पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट तो रहता ही है हमारे मार्केट में ना। तो ये थे प्रवीण कुमार जी, इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने साइकिल्स के बारे में कुछ बेसिक्स समझे। आगे आने वाले एपिसोड में हम और ज़्यादा डीप डाइव करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि कैसे आपको साइकिल्स को एनालाइज करना चाहिए और उसके हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.